कैसे बनते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हिमानी या हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स को स्टार्ट से लेकर एंड तक उसके इरोजन वर्क के डिपोजिशनल वर्क दोनों के बारे में हम बातचीत करेंगे। बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं। तो ग्लेशियर्स एक सतत यानी कंटिन्यू चलने वाली एक हिम राशि है जो एक नियत मार्ग से यानी एक फिक्स उसका एक मार्ग है। उस मार्ग से वह ग्रेविटी के फोर्स के कारण भूमि का जो ढाल है उसके सारे ऊपर से नीचे की ओर अग्रसर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ग्लेशियर क्या है, एक लगातार बहता हुआ हिम है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस ढाल के सहारे धीरे धीरे आगे की तरफ मूव होता है। तो इस प्रकार की जो मूवमेंट होती है उसे हम हिमनद या ग्लेशियर्स कहते हैं। ग्लेशियर्स कई प्रकार के होते हैं। उन्हें हम स्थिति के आधार पर आइस कैप यानी सबसे ऊपर की तरफ है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे ऊपर की तरफ जो आइस का जमाव है उसे आइस कैप या हिम टोपी या हिम टोप के नाम से जानते हैं। फिर है महाद्वीपीय हिमनद यानी कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। जो ग्लेशियर्स यहाँ बनते हैं कॉन्टिनेंटल कहलाते हैं। पर्वत हिमनद, ऐसे हिमनद जो पर्वतों की घाटी में, मान लीजिए पहाड़ और इसी के सहारे मैं यहाँ पर एक पहाड़ और बना देता हूँ। यहाँ पर जो ग्लेशियर है इस जगह पर उसे हम माउंटेन ग्लेशियर्स या वैली ग्लेशियर्स कहते हैं। ये है आपका कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। टॉप ऐसे ग्लेशियर्स जो यहाँ पर आइस कैप में बनते हैं। नेक्स्ट गिरिपद या पीडमॉन्ट ग्लेशियर्स, ऐसे ग्लेशियर्स जो पर्वत के ठीक नीचे की तरफ उसका जो फुट होता है वो ग्लेशियर्स, जैसे पीजी लिख रहा हूं मैं, पीडमॉन्ट ग्लेशियर्स। इसी प्रकार से तटीय हिमनद, ऐसे हिमनद जैसे कि यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर तो मैदान आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर ओशन आ गया, तो ओशन से ठीक पहले की तरफ यहाँ पर जो ग्लेशियर्स बनते हैं जो सागर के तट पर रहते हैं, जैसे कि हमारा जो पोलर रीजन है, आर्कटिक का क्षेत्र है चाहे अंटार्कटिक रीजन देखिए, तो दोनों ही जो बर्फ वाले क्षेत्र हैं उसके ठीक पास में आपको एक समुद्र मिलेगा। तो उस समुद्र के आसपास जो ग्लेशियर्स रहते हैं उन्हें हम कोस्टल ग्लेशियर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। हम बात करते हैं कि हिमनद जो है उनमें जो गति है, उनकी जो मूवमेंट है, उसका प्रमुख कारण क्या है? गुरुत्व, यानी ग्रेविटी जो है वो उसे फोर्स करती है मूव करने के लिए। इसके अलावा भी कुछ और भी कारक होते हैं। वुड है हिमनद की मोटाई, यानी वो कितना मोटा है। अगर ग्लेशियर्स काफी मोटा है तो पीछे से प्रेशर लगेगा और वो ग्लेशियर यानी जो बर्फ है वो आगे की ओर सरकेगा। इसी प्रकार से स्थल की ढाल प्रवणता यानी स्लोप का ग्रेडियंट इस प्रकार का है। ढाल ढाल काफी मायने रखता है, यानी ग्रेविटी तो काफी अधिक है लेकिन स्लोप बिल्कुल नहीं है, तो वहां पर कह सकते हैं ग्लेशियर्स आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं तापमान। अब तापमान किस प्रकार से प्रभावित करता है कि अगर ग्लेशियर्स ऐसे क्षेत्र में है जहां पर टेम्परेचर काफी लो है, तो लो टेम्परेचर होने के कारण उसके जो बेस रॉक है, जिस रॉक पर बर्फ जमा है, उस रॉक से जो आइस है वो जमा रहेगा। ठीक है। अब ये बेस रॉक मैंने मान लिया कि ये है आधार चट्टान या बेस रॉक। अब इसके ऊपर मैं कहता हूं कि एक ग्लेशियर्स यहाँ पर जमा हुआ। ठीक है। अब ये मूव करेगा, कब मूव करेगा? जब इस जो रॉक है, जो चट्टान है और इस ग्लेशियर्स के बीच का ये भाग है, यहाँ पर थोड़ा सा ये ग्लेशियर्स पिघल जाएगा। तो अगर यहाँ से पिघल जाएगा तो यहाँ पर एक लुब्रिकेंट के रूप में, यानी जैसे कि हम ग्रीस लगाते हैं, तो पानी एक ग्रीस की तरह काम करेगा और इस चट्टान पर जो ग्लेशियर है वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये कुछ कारण हैं। और यहाँ पर लुब्रिकेंट बनने के लिए टेम्परेचर काफी मायने रखता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर
कम होगा तो वहां पर पानी नहीं जमेगा और ग्लेशियर्स आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। इसके अलावा जिस प्रकार से लिखा गया है कि जो ऊंचवर्ती यानी हाईलैंड्स जो होते हैं, ऊंचे क्षेत्र होते हैं, वहां पर जब काफी अधिक बर्फ गिरता है, अधिक संचय यानी काफी अधिक बर्फ गिरने के कारण उसके भार में वृद्धि हो जाती है और धीरे धीरे वो नीचे की ओर खिसकने लगता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने कहा कि एक आइस कैप है और यहाँ पर एक ढाल है। यहाँ पर जैसे जैसे बर्फ की मात्रा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो पहले वाला जो बर्फ है उसको प्रेशराइज करेगी और वो नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण या ये पीछे की तरफ से जो दबाव रह रहा है, उस दबाव के कारण वो नीचे की ओर मूव करेगा। तो इस प्रकार से ग्लेशियर्स जो है मूव करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इसका ग्लेशियर्स का वर्क किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है? तो काफ़ी सारी जो टोपोग्राफीज़ हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि देखिएगा, सबसे पहले इस चित्र को देखिएगा, ये है उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है और ये है आपका ट्रांसवर्स, ठीक है? इसको हम साइड में से देख रहे हैं। देखिए साइड में से जब देखेंगे तब देखेंगे कि ग्लेशियर्स जो है यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है? बेसिकली यहाँ से आया, मूव कर रहा है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर कौन-सा बना? यहाँ पर बना हॉर्न। हॉर्न के बाद देखिएगा यहाँ पर सर्क, सर्क क्या है? एक आरामदायक कुर्सी के समान है, ठीक है? जो रेस्ट चेयर होती है उस प्रकार से चलती है। फिर ये जो ग्लेशियर्स आपको जो ब्लू कलर में दिख रहा है, लाइट ब्लू कलर, वो है ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर आगे की तरफ मूव करेगा तो कौन सा वर्क करेगा? प्लकिंग करेगा। प्लकिंग में क्या कर रहा है कि बीच-बीच में जो चट्टान के टुकड़े हैं उसको वो उखाड़ रहा है। उखाड़ते हुए वो आगे की ओर लेकर जा रहा है, तो उसे हम प्लकिंग कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो वर्क रहेगा वो ग्राइंडिंग करेगा यानी घिसेगा। घिसने का वर्क या इसे कह सकते हैं एब्रेशन या इसे कहते हैं अपघर्षण, तो अपघर्षण का कार्य करेगा। ये तो रहा साइड से। अब अगर उसको ठीक सामने से अगर ट्रांसवर्स तरीके से देखें तो साइड में देखिएगा कि नीचे की तरफ कैसे हो सकता है कि ग्राइंडिंग नहीं होगी। नीचे की तरफ ग्राइंडिंग नहीं होगी यानी एब्रेशन जो है यहाँ पर रुक जाएगा, लेकिन प्लकिंग का वर्क है वो साइड में से जारी रहेगा और इससे क्या होगा, यहाँ पर जो वैली है उसका जो शेप है वो यू शेप हो जाएगा। अगर नीचे की तरफ अगर मान लीजिए कि ग्राइंडिंग अगर कहा है कि क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब ग्राइंडिंग नहीं हो रही है। अगर यहाँ पर ग्राइंडिंग होती रही, तो हो सकता था कि ये जो वैली है जो आपके सामने दिख रही है, वो आपको यू शेप की न होकर वी शेप की नज़र आती है। यहाँ पर देखिएगा वी शेप वैली कर्व्ड बाय अ रिवर, ठीक है? तो ये आपके वी शेप की वैली किसके द्वारा? नदी के द्वारा बनी और यू शेप वाली जो रिवर है वो कौन बनाता है? ग्लेशियर्स बनाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा मोरैन, मोरैन यानी जो हिमोड है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा और जो ऊपर की तरफ तीखे नुकीले जो कोने देखने को मिलता है उसे हम अरेत कहते हैं, अरेत। ये भी हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं कि प्लकिंग का जो वर्ड है वर्क है वो किस प्रकार से चलता है। तो आइस जब चलता है या आइस की जब मूवमेंट होती है, तो आइस की मूवमेंट के साथ-साथ आप देखिएगा कि जितने भी कह सकते हैं कि आइस है, ये व्हाइट कलर का आइस है। आइस जो है यानी जो ग्लेशियर्स हैं, वो मूव कर रहा है और जैसे-जैसे मूव कर रहा है तो उसके अंदर बीच में ये चट्टानों के टुकड़े हैं। अब ये जो चट्टान के टुकड़े हैं, ये भी टुकड़ा है, ये भी टुकड़ा है, ये बर्फ के नीचे जमे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, नीचे वाली ज़मीन को क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, इसकी घिसाई कर रहे हैं, ठीक है? तो पीसेस ऑफ द रॉक हेल्ड इन आइस स्क्रैप द रॉक। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है, उसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हो रहा है, एब्रेज़न हो रहा है, यानी यहाँ पर अपघर्षण हो रहा है, अपघर्षण से ये चट्टान टूट रही है। इसी प्रकार से अपघर्षण देखिएगा कहाँ पर हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ देखिएगा यहाँ पर, जहाँ पर चट्टान के टुकड़े फँसे हुए थे और उनको नीचे की तरफ उखाड़ दिया गया है, तो उसको कहते हैं प्लकिंग। उखाड़ना या प्लकिंग और एब्रेज़न यानी घसना या फिर इसको कह सकते हैं अपघर्षण। और ये कचरा दोनों जब कह सकते हैं कि ग्लेशियर्स की तरह आगे की तरफ मूव कर जाएगा, तो जहाँ पर ढेर लगा दिया जाएगा तो उसे मोरेन या हिमोड के नाम से जान, ठीक है? तो यहाँ पर उत्पाटन, प्लकिंग को कहते हैं उत्पाटन और एब्रेज़न का अर्थ होता है अपघर्षण। तो घिसने के काम और उखाड़ने का काम जारी है और उखाड़े गए और घिसे हुए जो टुकड़े हैं वो लाकर एक स्थान पर जमा कर दिए गए जिसे हिमोड या मोरेन के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्लकिंग किस प्रकार से हो रहा है देखिएगा, ये है हार्ड रॉक जो ब्लैक कलर में दिख रही है हार्ड रॉक, यहाँ पर एक चट्टान का टुकड़ा है।
ग्लेशियर जब इस प्रकार से मूव कर रहा है तो ये जो टुकड़ा है ये बीच में क्या कर रहा है, दुविधा। अब दुविधा कर रही है तो यहाँ पर फर्स्ट में देखिएगा, यहाँ पर जब इसका प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ पर आ गई दरार। ठीक है, द प्रेशर कॉजिंग द मेल्टिंग। ठीक है, उसके बाद ये जो है यहाँ पर दरार काफी बड़ी हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि बर्फ उसके अंदर जमता जाएगा और इस जो टुकड़ा बीच में है उसको उखाड़ रहा है। ठीक है, और तीसरी वाली स्थिति में प्लकिंग पूर्ण तरीके से हो गया, जो टुकड़ा है यहाँ पर वो पूरा पूरा यहाँ से टूट कर इससे अलग हो गया, कि जो ग्लेशियर्स है वो इस तरफ से मूव करते हुए इसको उखाड़ते जा रहे हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि उत्पाटन की प्रक्रिया, जिसे हम प्लकिंग कहते हैं या उखाड़ना कहते हैं, तथा अपघर्षण की प्रक्रिया इस प्रकार से हिमानी क्षेत्रों में घटित होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और ग्लेशियर का वर्क रहता है, वो कहलाता है बुलडोजिंग। अब बुलडोजर जिस प्रकार से वर्क करता है, तो ग्रेविटी के फोर्स के कारण देखिएगा कि जो ग्लेशियर्स है, ये आपकी बेस रॉक है, जिस बेस रॉक पर ये ग्लेशियर्स मूव कर रहे हैं। तो ग्लेशियर्स जब मूव करते हैं तो आप देखिएगा कि ग्लेशियर्स के सामने जो मोरेन है, जो कचरा है, जो हिमोड है, वो क्या होगा, आगे की तरफ सरका दिया जाएगा, जिस प्रकार से बुलडोजर अपने कचरे को आगे की ओर सरकाता है। ठीक है, ये इसके साथ मिल नहीं सकते। अगर पानी होता तो ये इसके अंदर घुल सकते थे या फिर इसके साथ मिल सकते थे, सस्पेंशन करते हुए उत्परिवर्तन या फिर कह सकते हैं डिसॉल्टेशन की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से ये उछल उछल कर चलते हैं या रगड़ कर चलते हैं। लेकिन आगे क्या है, बर्फ है, तो बर्फ ऑलरेडी सॉलिड है, तो इस दीवार को छेद कर वो आगे नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए सारा का सारा कचरा जिस प्रकार से बुलडोजर आगे की ओर सरकाता है, उस प्रकार से जो ग्लेशियर्स हैं अपने कचरे को आगे की ओर सरका रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। एक और वर्क रहता है ग्लेशियर्स का। अब ग्लेशियर्स की यहाँ पर 3 स्टेजेस देख रखी है, कि जो रॉक्स है उस रॉक्स के अंदर जो दरारें हैं, उस दरारों के अंदर पानी भर चुका है। फर्स्ट स्टेज में देखिएगा दरार है और दरार में यहाँ पर पानी भर चुका है। पानी जब भर गया है, धीरे धीरे कह सकते हैं कि ये जमेगा, बर्फ बनेगा, इसका आयतन जो है वो बढ़ेगा, और जैसे जैसे इसका आयतन बढ़ेगा इसकी जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होगी, और डेंसिटी जब इंक्रीज होगी तो वो इस तरफ भी प्रेशर लगा रहा है और इस तरफ भी प्रेशर लगा रहा है, और लास्ट में क्या होगा कि वो चट्टान पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगी। तो इस प्रकार का वर्क जो रहता है वो मेनली कहलाता है वेदरिंग ड्यू टू ग्लेशियर्स या वेदरिंग ड्यू टू आइस, हम इसे कह सकते हैं। तो वेदरिंग की प्रोसेस भी यहाँ पर चलती है ग्लेशियर्स के माध्यम से। बढ़ते हैं आगे। आगे की स्लाइड है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बर्फ हिम द्रवण यानी आइस का मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हिमनद यानी ग्लेशियर्स का जो बेस है, जो तली है, तथा किनारों पर जल स्नेहक यानी लुब्रिकेशन का काम करता है। ये बर्फ की जो शिला जो बह रही है, जो आगे की तरफ बढ़ रही है, उस बर्फ की शिला के नीचे का जो भाग है, जो जमीन से बिल्कुल स्पर्श करते हुए है, वो पिघल चुका है। वो पिघल चुका है, वहां पर पानी बन चुका है, और पानी बर्फ की शिला तथा धरातल के बीच ग्रीस का वर्क करता है, वो चिकनाई का कार्य करता है, लुब्रिकेशन या स्नेहक, स्नेहन भी कह सकते हैं, या फिर इसे स्नेहक लुब्रिकेशन का जो वर्क है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, और चट्टान जो है उसके सहारे बर्फ की शिला आगे की तरफ बहने लगती है, फिसलने लगती है। हिमनद यानी ग्लेशियर में मलबे की अधिकता, मलबा यानी डेब्रिस यानी जो कचरा उसके साथ बह रहा है, जो चट्टान के टुकड़े उसके साथ बह रहे हैं, तथा ये मलबा अधिक है और ढाल कम है, तब उसकी गति है यानी उसकी जो स्पीड है वो काफी स्लो हो जाती है। ठीक है, हिम रेखा स्नो लाइन से नीचे की ओर बढ़ने पर हिमनद का अग्रभाग। ठीक है, अब स्नो लाइन को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो आइस कैप्स वाला इलाका है, देखिएगा, ये इसकी स्नो लाइन का अर्थ होता है कि मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी। एक हाइट कम हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये जो हाइट है, ये मैं लिख देता हूँ कि ये जो हाइट है, ये मैंने लिख दिया 3000 मीटर। ये अलग अलग चित्रों में अलग अलग देखने को मिलेगी, जैसे कि आइस लाइन जो है या स्नो लाइन है, कहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी हम धरातल से कितनी ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो हमें बर्फ देखने को मिलेगा। तो हम
जैसे जैसे ट्रॉपिकल रीजन में है यानी भूमध्य रेखा क्षेत्र में है तो आपको काफी ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, यानी काफी अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर आपको बर्फ देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप पोलर रीजन में हैं तो वहां पर आपको बहुत कम हाइट पर ऊंची चढ़ने पर आपको वहां पर आइस देखने को मिलता है। अब आइस क्यों ऊंचाई पर मिलता है, तो इसका एक सिस्टम है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ यानी वर्टिकली अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो पर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है, यानी ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है, जिसको हम जब पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर उसके अंदर पढ़ेंगे तो वहां पर जो लाइन है वो नीचे की ओर बढ़ने पर हिमनद का जो अग्रभाग, हिमनद यानी जो ग्लेशियर्स है वो पिघलने लगता है और हिमनद जो है पीछे की ओर लौटता हुआ प्रतीत होता है। इसको हम थोड़ा-सा व्हाइट बोर्ड पर समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हुआ। देखिएगा, ये ग्लेशियर्स जो है इस प्रकार से मूव कर रहा है, ठीक है? अब ग्लेशियर्स जो मूव कर रहा है तो यहाँ पर हम बना देते हैं, ये है हमारा पर्वत है और यहाँ पर पर्वत काफ़ी छोटे हो चुके हैं और यहाँ पर और छोटे हो चुके हैं। ग्लेशियर्स जो हैं इस प्रकार से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ग्लेशियर्स जो हैं मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी आइस कैप वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर तो बर्फ जमा रहेगा, लेकिन इससे नीचे का जो क्षेत्र है यहाँ पर ये मैदानों के अंदर आ चुका है, तो यहाँ पर हिमनद जो है वो पिघलने लग जाएगा, यानी हिमनद के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हिमनद के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कह सकते हैं कि लिक्विड के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ देखने को मिलेंगे। तो जो पदार्थ देखने को मिलेंगे उसको हम कह सकते हैं मोरेन कहते हैं। तो ये पिघला यानी हिमनद यहाँ पर पिघलेगा और यहाँ पर जमा रहेगा। तो यहाँ पर ऐसा लगता है हमें कि जैसे-जैसे हम इसको लास्ट से एंड तक देखेंगे तो हमें लगेगा कि जो ग्लेशियर्स है उस ग्लेशियर की जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि बर्फ पिघलता जाएगा और पिघलता जाएगा तो उसकी हाइट जो है वो तो उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इस प्रकार से लेंथ इंक्रीजिंग की जो रेट है वो यहाँ पर प्लस रहती है और ऐसा लगता है कि जो हिमनद है वो पीछे की तरफ लौट रहा है। पीछे की तरफ लौट रहा है इसको देखिएगा किस प्रकार से हमें लग रहा है कि जो ग्लेशियर्स है पीछे जा रहा है, लेकिन ग्लेशियर्स पीछे की तरफ नहीं जा रहा होता है, वो हमें ऐसा लगता है। क्योंकि ग्लेशियर्स देखिएगा पूरा का पूरा यहाँ पर था, अब इसमें स्टेजेस के अंदर बाँट देते हैं कि ग्लेशियर्स पूरा इतना था, ठीक है? पहले इतना पिघल गया, ठीक है? इतना पिघल गया तो ग्लेशियर अब बर्फ कहाँ था? बर्फ पहले यहाँ था। पहले फर्स्ट स्टेज तक था, अब इतना पिघल गया तो अब बर्फ कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर इतना पिघल गया। जब इतना पिघल जाएगा तो इतना। तो हमें क्या लग रहा है कि ये जो ग्लेशियर्स है वो पीछे की तरफ जा रहा है। पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, आगे का जो हिस्सा है वो पिघल रहा है। तो पिघलते हुए प्रतीत होने पर हमें ऐसा लगता है कि ग्लेशियर्स पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा-सा समझ में आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जब हिमनद के अंदर विभिन्न प्रकार के जो ग्लेशियर्स के अंदर कंकड़ पत्थर होते हैं, चट्टानों के कुछ टुकड़े होंगे तो होते हैं जिसे डेब्रिस कह सकते हैं, सक्रिय कह सकते हैं, वही अपरदन का सक्रिय कारक होता है। यानी हिमनद जो होता है बर्फ नहीं काटता है, बर्फ के अंदर जो कचरे होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, वो धीरे-धीरे निचली चट्टान को कुरेदने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं कि ग्लेशियर्स की मूवमेंट किस प्रकार से होती है, तो आप देखिएगा कि ग्लेशियर्स जो हैं, वो यहाँ से स्टार्ट हुए और धीरे-धीरे कह सकते हैं यहाँ पर चलते गए। तो यहाँ पर देखिएगा ये है स्नो लाइन इस तरफ बढ़ती रहेगी, ज़ोन ऑफ एक्यूमुलेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा और ज़ोन ऑफ वेस्टेज, वेस्टेज कहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर पानी जो है, वो पिघलना स्टार्ट होगा। तो आइसबर्ग फॉर्म बाय पिघलने के कारण चट्टानों के या जो बर्फ के छोटे-छोटे से जो टुकड़े हैं वो आपको आगे की तरफ देखने को मिलता है। यानी चट्टान ग्लेशियर्स के टुकड़े बड़े-बड़े आइसबर्ग्स के अंदर टूटे हुए आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार की फॉर्मेशन चलती है। इस चित्र के माध्यम से आप पुनः एक बार देख सकते हैं कि ग्लेशियर्स जो है किस प्रकार से मूव करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बर्फ के ऊपर या पहाड़ के ऊपर से इस प्रकार से ग्लेशियर्स जो है वो धीरे-धीरे मूव करते जाएँगे। बर्फ की जो हाइट है वो ग्लेशियर्स की देखिएगा जो थिकनेस है वो धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश होगा तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन यानी मास गेन प्लस एब्रेशन दोनों मिलकर कह सकते हैं इसको आगे की तरफ मूव करेंगे तो आगे की तरफ प्रोसेस
होता रहेगा। तो इस प्रकार से धीरे-धीरे जैसे-जैसे सूर्य का प्रकाश मिलेगा, तो इस प्रकार से उसकी जो डिस्टेंस है वो घटती जाएगी और ग्लेशियर जो है वो आगे की तरफ मूव होता जाएगा। तो इस प्रकार के प्रोसेस जो है वो धीरे-धीरे ग्लेशियर्स जो चित्र होते हैं, या जो ग्लेशियर्स वाला जो इलाका होता है, वहाँ पर इस प्रकार से मिल तो ग्लेशियर्स रिट्रीट क्या होता है, ये आप इस चित्र के माध्यम से भी देख चुके होंगे कि किस प्रकार से ये पीछे की ओर हटता है। तो इस प्रकार से ये मूवमेंट ग्लेशियर्स के चित्र में चलती रहती है। अब हम करते हैं कि टोपोग्राफी कौन-कौन सी देखने को मिलती है। तो इस पहले इस चित्र को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सर्क क्या है, तो सर्क क्या है, यहाँ पर जो आराम कुर्सी जैसी जो यहाँ पर जो स्थलाकृति देखने को मिलती है, ये इस प्रकार की, तो उन्हें सर्क कहते हैं। जो ऊँचे उठे हुए जो नोक के समान जो क्षेत्र होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो पीक्स होती हैं, उन पीक्स को हम हॉर्न कहते हैं। हॉर्न के ठीक नीचे की तरफ आप देखेंगे छोटी-सी एक पानी की झील बन जाती है, उसे हम टार्न कहते हैं। जब एक लंबा, अब हॉर्न तो क्या हो गया, इस प्रकार से हो गया, ठीक है? इसी प्रकार से एक लंबी दूरी तक इस प्रकार से हाइट वाला जो क्षेत्र है, जो लगातार यहाँ से देखिएगा ये पूरा का पूरा ये क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है लंबा जब रहता है, तो उसे हम अरेत कहते हैं। एक ही पीक है तो उसे हम हॉर्न कहेंगे। लंबा जो है इस प्रकार से तो उसे अरेत कहते हैं। आराम कुर्सी जैसी जब स्ट्रक्चर बनता है इस प्रकार से, वन बाय वन करके आगे सारे के स्ट्रक्चर एकदम इंडिविजुअली आएँगे, तो इस प्रकार से इसको सर्क कहते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से सर्क के नीचे जब लगातार कह सकते हैं कि स्टेप से टेरेस या सीढ़ी-नुमा इस प्रकार से छोटी-छोटी सी झीलें बन जाती हैं, तो उसे हम पैटर्नोस्टर लेक्स के नाम से जानते हैं। मेन जो यू शेप वैली है वो आपको यहाँ पर ग्लेशियर फ्रॉक वाले जो क्षेत्र में देखने को मिलेगा यहाँ पर, और जो साइड में से छोटी-छोटी जो रिवर्स यहाँ पर आ रही है, वो यहाँ पर ये है हैंगिंग वैली, ये है हैंगिंग वैली, और ये है मैन जो वैली है जो यू शेप वैली के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के स्ट्रक्चर्स आपको माउंटेन जो रीजन है वहां पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं वन बाय वन करके। इनके द्वारा जो अपर्दन का जो कार्य होता है वो कई प्रकारों से होता है, और कई प्रकार की शिलाकृतियां यहाँ पर उत्पन्न होती है, जिसके अंतर्गत हम यू शेप वैली की बात करेंगे। निलंबी घाटी यानी इसको हैंगिंग वैली या लटकती घाटी भी कहते हैं। सर्क टॉन जो झील के रूप में होती है, अरेत या गिरिशृंग जिसे हॉर्न या अरेट भी कहा जाता है, नुनाटक जो आपको मैदान के क्षेत्र में बर्फ से घिरी हुई छोटी-छोटी सी पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। ट्रंक और पुच्छ, ये भी एक प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मेषशिलाएँ जिसे रॉस मुटोने कहा जाता है। हिम सोपान यानी ये जब स्टेप टू स्टेप इस प्रकार से बर्फ ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, तो इस प्रकार से आपको सीढ़ी-नुमा क्षेत्र देखने को मिलेगा। इस हिम चट्टान के ठीक नीचे की तरफ आपको छोटी-छोटी झीलें देखने को मिलेगी, जिसे पैटर्नोस्टर झील भी कहा जाता है। इसी प्रकार से फ्योर्ड जो आपका एक कोस्टल एरिया है, या फिर कह सकते हैं कि एक फ्योर्ड एक प्रकार का कोस्ट है। हिमोड जिसे मोरेन कहा जाता है। ड्रमलिन आपको मैदान में डिपोजिशनल वर्क के अंतर्गत देखने को मिलेगा। एस्कर भी आपको डिपोजिशनल वर्क में देखने को मिलेगा। कैम, कैटेल और आउटवेस जो मैदान है वो भी आपको मैदान या डिपोजिशनल वर्क के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो मेनली यहाँ पर इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। वन बाय वन करके हम सारे के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यू शेप वैली। तो यू शेप वैली किस प्रकार से क्रिएट होती है? तो यू शेप वैली में मेनली जो वर्क होता है कि यहाँ पर हिमानी के लंबवत अपर्दन से यू शेप वैली का निर्माण होता है। यानी हिमानी जो है, अब ग्लेशियर्स जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर साइड में लंबवत अपर्दन भी कर रहा है, और इसके साथ साथ भी कह सकते हैं कि लैटरल इरोजन भी कर रहा है, पार्श्विक अपर्दन भी कर रहा है। तो जब वैली का जो शेप है इस प्रकार के यू शेप में मिलता है, तो उसे हम यू शेप वैली कहते हैं। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आप वापिस देख सकते हैं कि अरेत क्या होता है, तो आप देखिएगा ये रहा अरेत, ठीक है। ऊपर की जो पीक होती है उसे हम हॉर्न कहते हैं। सर्क ये वाला, इसके ठीक आगे की तरफ जो झील बनती है उसे हम टॉन झील कहते हैं। यहाँ पर भी आपको टॉन झील देखने को मिलेगा। मैन जो रिवर है वो इस प्रकार से यहाँ पर बह रही है, और लटकती यानी हैंगिंग वैली है जो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो वैली देखने को मिलेगी उसे हम हैंगिंग वैली के नाम से जानते हैं, या लटकती घाटी के नाम से उसे जानते हैं। बढ़ते हैं आगे।
यू शेप वैली किस प्रकार से बनती है? तो बिफोर आइस एज यानी बर्फ जमने से पहले क्या पर है, यहाँ पर एक वी शेप वैली बनेगी जो नदी के द्वारा बनाई जाएगी। और आइस एज आएगा यानी वहां पर बर्फ जम गई, तो बर्फ जमने के कारण कह सकते हैं कि नदी जो है वो एब्रेजन एंड प्लकिंग का वर्क यहाँ पर अक्सर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो शेप है वो काफी चौड़ा हो चुका है, और जैसे ही आइस एज चला जाएगा तो उस समय जो घाटी है वो तो यू शेप में रह जाएगी, और उसके ठीक नीचे की तरफ आपको यू शेप ग्लेशियर्स देखने को मिलेगा, छोटी सी बर्फ की नदी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हैंगिंग वैली को बार-बार मैं बता रहा हूँ, ये आपकी मेन रिवर है जो यू शेप वैली है। यू शेप वैली के अंदर अगर ऊपर से देखिएगा ये छोटी-छोटी सी जो घाटियाँ हैं, वो जो बनी हुई है उसे हैंगिंग वैली कहते हैं। लंबा जो शिखर होता है इस प्रकार से उसको अरेत कहते हैं। छोटी-छोटी सी जो झीलें बन जाती हैं उसे टॉन कहते हैं। कॉर्न के नीचे छोटे से इस प्रकार से कह सकते हैं कि कोरी क्रिएट होती है, ये कोरी, और ये ग्लेशियर्स जो है इस प्रकार से यहाँ पर मूव हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, लटकती घाटी। जब किसी हिमनद से किसी सहायक नदी आकर मिलती है, तो सहायक नदी हिमनद की मुख्य जो घाटी होती है, उस पर लटकती सी दिखती है, इसे लटकती घाटी कहते हैं। तो लटकती घाटी मैन जो कह सकते हैं, ग्लेशियर्स यहाँ से मूव हो रहा है और ऊपर से एक एक्स्ट्रा रिवर जो है वो यहाँ से ऊपर से नीचे गिर रही है, यहाँ से नीचे गिर रही है, तो उसे हम हैंगिंग वैली के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम से आप वापस पुनः देख सकते हैं, मैन ग्लेशियर्स यहाँ से मूव कर रहा है और ऊपर से एक यहाँ पर दूसरा जो वाटर का या फिर को ग्लेशियर्स का पानी है ऊपर से गिर रहा है, तो यहाँ पर मेनली जो वैली जो क्रिएट हुई है उसे हम हैंगिंग वैली कहते हैं। बीच में ये जो स्ट्रक्चर है उसे हम अरेत के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं आगे, ये है आपके हैंगिंग वैली। वापस इस डायग्राम के माध्यम से देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप कि हैंगिंग वैली इस प्रकार से बनती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हिमगह्वर। हिंदी के नाम थोड़े से कठोर हैं, तो आप कोशिश करें इंग्लिश वाला वर्ड सर्क ही याद रखें। तो सर्क क्या होता है? तो सर्क वापस, हाँ, सर्क क्या होता है कि जब पर्वतीय भाग से हिमालय जो है हट जाती है। हट जाने का मतलब होगा कि आइस एज एंड हो चुका है, बर्फ पिघल चुका है, तो वहां पर एक आरामदायक कुर्सी जो बनती है उसे सर्क कहते हैं। देखिए ये पहाड़ है और पहाड़ पर यहाँ पर बर्फ जमा हुआ था, पहले बर्फ जमा हुआ था, ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये जो एरिया है ये पूरा बर्फ से कवर था, ठीक है, लेकिन बर्फ पिघल चुका है, ये है पहाड़ी का हिस्सा, ठीक है। तो पहाड़ी का हिस्सा जब बर्फ जो है वो फ्लो हो चुका है, ये जो आरामदायक जो पहाड़ी का जो क्षेत्र बनता है इस प्रकार से कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव जो स्लोप बन रहा है यहाँ पर कॉनकेव स्लोप, तो उसको हम क्या कहेंगे? सर्क कहते हैं। सर्क कैसे बनता है? तो जिस स्थान से हिमानी जो है स्टार्ट होता है उसे हम कह सकते हैं सर्क या हिम गह्वर के नाम से जानते हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से ग्लेशियर्स चलता है। ये दैत्याकार कुर्सी यानी ऐसे लगता है कि कोई बड़े दैत्य जो है राक्षस की बैठने की कोई कुर्सी हो, उस हिसाब से लगती है, तो इसे दैत्याकार कुर्सी के नाम से भी जाना जाता है। कई वर्ग किलोमीटर में फैला रहता है, तो यहाँ पर इस प्रकार के गड्ढे विकसित हो जाते हैं। ये छोटा सा गर्त होता है, पहले छोटा सा बनता है, फिर धीरे धीरे ये बहुत बड़े खड्डे के रूप में विकसित हो जाता है। और यहाँ पर जब पानी पिघल जाता है, बर्फ पिघल जाती है, तो वहां पर एक झील बन जाती है। और इस प्रकार की झीलों को पिरेनीज जो पर्वत क्षेत्र है वहां पर ओली, स्कैंडिनेविया में कैसेल, जर्मनी में कॉरेन, कारपेंथिया में जनोगा और कैल्डर इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो सर्क आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि सर्क क्या होता है। तो सर्क जो होता है काफी ऊपर वाला चित्र है, इस चित्र के अंतर्गत आप सर्क को वापस देख सकते हैं या कौरी के आरेख को देख सकते हैं। तो आरामदायक उसी का अर्थ होता है कि वहां पर आपके बीच का जो भाग है वो इस प्रकार से क्रिएट हो चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो बनेगा ये सर्क, और सर्क के नीचे यहाँ पर जो झील बनेगी उसे टॉर्न या कौरी झील कहेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं यहाँ पर? इसको सर्क कहते हैं। अरेत क्या होता है? तो अरेत जो है वो यहाँ पर ये है इसका हॉर्न,
यानी पिरामिडल पीक जिसे कहा जा सकता है, जो इस प्रकार से जो ढाल जो है, ठीक है, या फिर नुकीला जो हिस्सा है जिसके दोनों तरफ, इस तरफ भी ढाल है और इस तरफ भी ढाल है, उसको तो हम कहते हैं अरेत। और जो यहाँ पर जो गड्ढा बन जाता है उसे हम कहते हैं कौरी। और कौरी में जब पानी भर जाता है, ये पानी भर गया, तो उसे टॉन झील कहते हैं। तो किसी पर्वत के दोनों आर्क के जो सर्क होते हैं, तो मध्य का भाग जो नुकीलिया रह जाता है, तो उसे अरेत कहते हैं। तो ये जो भाग है, यानी यहाँ पर भी सर्क है और यहाँ पर भी सर्क है, दोनों तरफ आराम से, ये इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ, और बीच का जो नुकीला भाग रहता है उसे अरेत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किस प्रकार से ये अरेत या कौरी बनते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा, तो स्नो अक्यूमुलेट, यहाँ पर काफी स्नो एकत्रित हो चुका है। फिर धीरे धीरे कह सकते हैं कि ये जो ग्लेशियर्स हैं, एब्रेजन का वर्क चालू है, ये नीचे की तरफ चला जाएगा, तो इस प्रकार स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेज में देखिएगा कि पूरा का पूरा जो बर्फ है वो तो पिघल कर आगे जा चुका है या पिघल चुका है, तो यहाँ पर बन जाएगी एक झील। तो जो झील होती है उसे कौरी लेक या टॉन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से पहाड़ के, तो ये तो है आपका हॉर्न, ठीक है। यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसे कहेंगे सर्क, और यहाँ पर नीचे की तरफ ये जो झील बन रही है उसे कोरी या टॉन झील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हॉर्न। क्या होता है, तो हॉर्न को मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ। तो पर्वतीय भागों के चारों ओर सर्क बनने लगते हैं, तो चारों तरफ से पहाड़ कट चुका है और बीच का जो भाग है वो इस प्रकार से नुकीला रह जाता है, जिसे पिरामिडिकल पीक या हॉर्न के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड में इसी प्रकार का एक हॉर्न मैटर हॉर्न के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है श्रृंग और पुच्छ, जो है किस प्रकार से हिम चादर, यानी बर्फ जब काफी मैदान में जम चुका है, तो इस प्रकार से आइस के जो फ्लो करने का जो क्षेत्र है, तो वो आगे बढ़ती हुई हिमनद जो है उसमें कई चट्टानों के जो टुकड़े हैं वो इस प्रकार से जम जाते हैं। तो देखिएगा क्रैग एंड टेल किस प्रकार से बनता है। इसके सामने जैसे कि हिमनद जो है इस प्रकार से मूव कर रहा है, तो उसका मुंह वाला जो हिस्सा है वहां पर तो क्या हुआ, इसको कुरेद दिया गया। काफी पहाड़ जब जो ग्लेशियर से इससे टकराया, तो यहाँ पर सामने से जहाँ से टकराता है, तो काफी यहाँ पर समतल ना होकर कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा-सा काफ़ी ज़्यादा काट-छाँट लिया जाता है, और जहाँ पर पीछे की तरफ जाता है, तो एक लंबे आकार में इस प्रकार से पूँछ के आकार में यहाँ पर डिपोज़िशन वर्क हो जाता है। तो इस प्रकार से ये डॉट-डॉट देख रहे हैं, ये थोड़ा-सा कह सकते हैं ये डिपोज़िशन हुआ है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर जो इरोजन का वर्क, एब्रेशन का जो वर्क है वो कम हुआ। तो इस प्रकार से डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट के हिसाब से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उससे या इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है, उसे हम श्रृंग और पुच्छ कहते हैं। तो ये श्रृंग यानी सामने का जो हिस्सा उसे क्रैग, और आगे का जो हिस्सा टेल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो ग्लेशियर्स है, यहाँ पर इस तरफ से मूव हुआ, तो ये जो हिस्सा है ये तो काफी यहाँ पर कट चुका है, और ये जो है काफी ढालनुमा हो चुका है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्रैग एंड टेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, अवशिष्ट भाग यानी जो बचा हुआ है उसको तो क्रैक कहते हैं, और जो ढीला ढाल या कम ढाल वाला जो क्षेत्र होता है उसे हम पुच्छ के नाम से या टेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, नुनाटक। नुनाटक क्या होता है, तो बर्फ से घिरी हुई जो छोटी छोटी सी जो टेकरियां होती हैं उसे नुनाटक कहते हैं। चारों तरफ बर्फ है, लेकिन बर्फ के बीच में से छोटे छोटे से जो टुकड़े हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। जो छोटी छोटी से इस प्रकार की जो पहाड़ियां होती हैं उसे हम नुनाटक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, भेड़शिला या रॉस्टमोटन है। जब ग्लेशियर्स मूव करता है, तो उसके बीच में कई मोटी-मोटी सी चट्टानें आ जाती हैं, तो वो उसमें बैरियर कवर करती है, यानी उसमें अवरोध डालती है, तो अवरोधक के रूप में आ जाती है। तो हिमनी क्या करती है, उसके ऊपर से बहना शुरू करती है। तो जब बर्फ उसके ऊपर चढ़ता है, तो एब्रेजन के कारण या अब्रेशन के कारण उसको क्या कर देता है, चिकना कर देता है। यहाँ पर देखिएगा बर्फ जो है ऊपर की तरफ चला हुआ है, तो इसको तो क्या कर दिया उसने, चिकना कर दिया। और इस तरफ यहाँ पर देखिएगा ये जो टुकड़े हैं वो उसको कुरेद रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो चिकनाई है, या फिर कह सकते हैं कि ऊबड़-खाबड़ सा हो चुका है। तो विपरीत जो दिशा अर्थात ढाल होती है, जहाँ पर हिमनद उतरते हैं, तो वहाँ पर तोड़-फोड़ और अधिक तोड़-फोड़ के कारण ऊबड़-खाबड़ सा बन जाता है। ऐसे चट्टानी टीलों को जब हम दूर से देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई भेड़ है, वो बैठी हुई है, और भेड़ की पीठ है, इसलिए उसको
भेड़ शिला भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये ऊन की जो भेड़ें हैं, इस प्रकार से बैठी हुई लगती है, इसलिए रॉस मोंटाना के नाम से कहा जाता है। डी सांसर ने 1804 में इस प्रकार की टीलों को रॉस मोंटाना या भेड़ पीठ शिला का नाम दिया। इस चित्र को आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर में आपको आइस का चित्र देखने को मिलेगा, ठीक है? ग्लेशियर्स जो है इस प्रकार से यहाँ पर इस तरह से मूव कर रहा है। ये जो हिस्सा है वो कम कटा है, लेकिन साइड का हिस्सा ज़्यादा कटा है। तो टैग एंड टेल जैसा ही है। टैग एंड टेल में देखिएगा जो ग्लेशियर्स की जो मूव है, इस प्रकार से हो रही है। यानी ग्लेशियर्स की जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट की दिशा में अगर इस प्रकार की चीज़ें होती, तो उसे हम क्रेग एंड टेल, ये तो क्रेग हो जाता और पीछे की तरफ हो जाता टैग। लेकिन ग्लेशियर्स की मूव काफ़ी मायने रखती है। तो ग्लेशियर्स की मूव है जो इस प्रकार से है, तो उसे हम भेड़ पीठ शिला के नाम से जानते हैं।